अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS302 P जो हमारा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, उसका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है उसके हवाले से वीडियो है, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले हम देखेंगे जो डिफरेंट पास्ट MCQs हैं वो, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में भी गाइड करूँगा। और जो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो लैब नंबर 9 से लेके लैब 16 तक है वो भी मैं आपको करवा दूं, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। सबसे पहले हम करेंगे MCQs, उसके बाद हम देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में किस टाइप के आते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे लैब नंबर 9 से लेकर लैब 16 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा। तो इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, ये आप सबको पता है। इसका सिर्फ फाइनल का पेपर होता है जो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे 20 मार्क्स के MCQs होंगे और जो 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 6 होंगे, आपने उसमें से 4 करने हैं, तो जो हर क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। तो इसलिए आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये ईजी सा पेपर होता है। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ये 2023 की है, जो किसी प्रिंस अलवी ने सोल्व किए हुए हैं। इसके जो पहले 2 से 3 पेजेस हैं ना, इनमें जो है स्क्रीनशॉट प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, मैं आपको वैसे ही डिटेल से बता दूंगा, उसके बाद जो है आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच इज़ बीइंग यूज इन दिस कोर्स ऑफ क्रिएटिंग एंड साइमल्टेनिंग डिजिटल सर्किट्स। ये अगर आपको नज़र आ रहा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो हमारा इस कोर्स में उन्होंने यानी कि VU की तरफ से हमें रिकमेंडेड है CS302 प्रैक्टिकल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का जो वर्जन 5.12 है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है जी, यू कैन फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ अ गेट यूजिंग। हम किसके ज़रिए किसी भी यानी कि टेबल का जो ट्रूथ टेबल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉजिक कन्वर्टर। जब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको एक दफ़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन करके बता दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि इसको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, कैसे सोल्व करने हैं अपने क्वेश्चन, किस तरह से टेबल बनाना है, डायग्राम बनानी है, वो सारा कुछ हम उसमें देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है, इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच टू यूज़ अ कनेक्टर कंपोनेंट इन सर्किट वी ओपन डैश टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिक टूल बार। ये जो आपको मैंने पहले एक फाइनल की वीडियो बनाई है उसमें मैंने लैब 1 से 16 तक जो है एक्सप्लेन की हुई हैं, उसमें अगर आप लैब 1 देखेंगे तो आपको जो है जितने भी ये टूल्स हैं कहाँ कहाँ पर है वो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा वहाँ से। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज चेक ईच सिंगल आउटपुट ऑफ योर सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड प्रोब। वो रेड कलर का हमारे पास एक ऐसे निशान होता है, तो वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सोर्स इज़ 2 हर्ट्ज़, इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देखें अब यहाँ से आपको क्लियर जो है स्क्रीन नज़र आएगी। डैश गेट विल हैव हाई आउटपुट 1 इफ़ एनी इनपुट हाई यानी कि 1। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा गेट है जिसकी आउटपुट 1 होगी अगर उसमें से कोई भी एक इनपुट 1 हो। तो आपको पता है कि हमारे पास जो एंड गेट होता है उसके अंदर अगर दोनों 1 हो तो हमारे पास जवाब 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। और गेट जो है हमारे पास अगर एक भी ट्रू हो तो जवाब ट्रू आएगा, और जो नोट है ये ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू। ये जो 3 हमारे पास बेसिक जो हैं गेट्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, और गेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, फॉर इन्वर्टिंग एन इनपुट वी यूज़ डैश गेट, यानी कि वो कह रहा है इन्वर्टिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ट्रू है तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, यानी कि ऑपोजिट वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास नोट गेट है। ये गूगल से साथ स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है कि नोट गेट द सिंपलेस्ट गेट इज़ द नोट गेट आल्सो नोन एज इनपुट एंड आउटपुट ऑपोजिट वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है, इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द ड्यूटी साइकिल ऑफ द क्लॉक सोर्स इज़ 50%। ये इसका राइट आंसर है। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच से भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द डैश गेट वर्क्स ऑपोजिट टू द और गेट
इट्स बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और उसका बार। तो और गेट का हमारे पास ऑपोजिट क्या होगा, नोर गेट होगा। ये यहाँ पे लास्ट में गिवन था लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ऊपर ये मेंशन कर दिया हुआ है नोर गेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच कमांड वी कैन यूज़ टू क्लिकिंग टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स इन साइमुलेशन। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ जी इज इक्वल टू ए बार बी प्लस सी बार डी देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी सो द एक्सप्रेशन रिटर्न जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने बताना है कि जी कब ज़ीरो होगा, अगर हमारे पास ए का भी बार हो, बी जो सिंपल हो, सी का बार हो और डी भी सिंपल हो। अब देखें जी ए का बार है, अगर उसकी जगह हम 1 लगाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। बी को हम ज़ीरो ही लगाएंगे। सी का बार है 1 लगेगा, जब उसका बार सोल्व करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा और डी का ज़ीरो लगाएंगे। तो ये एक ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन है कि जिसमें 4 के 4 ज़ीरो बन जाएंगे और हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। उन्होंने जी इज इक्वल टू ज़ीरो पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डैश गेट वर्क ऑपोजिट टू एंड गेट। अब पहले हमने देखा कि और के ऑपोजिट क्या कौन काम करता है, नोर गेट। अब एंड के ऑपोजिट कौन काम करेगा, नैंड। शुरू पे एन लगेगा, बाकी एंड वैसे का वैसा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पी जनरली फॉर चेकिंग द रिजल्ट इन अ सिंगल बिट वी यूज डैश इंडिकेटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है पी लॉजिक कन्वर्टर, और उसके बाद पी को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक सर्किट हैविंग टू इनपुट ए एंड बी कैन हैव। अब इसका ये पूरा क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, अगर तो वो क्वेश्चन में ये होगा कि लॉजिक सर्किट हैविंग टू इनपुट्स कैन हैव डैश आउटपुट। अगर आउटपुट होगा तो इसका जवाब 1 आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर 1 नहीं है, क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं बनता हमारा। यहाँ पे यही हो सकता है कि 2 सर्किट हैं ए और बी, कैन हैव डैश आउटपुट, तो आउटपुट 1 होगा। आप देखें ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की 0 है, तो इनके दरमियान कोई भी गेट आप और गेट लगाएंगे या नैंड गेट लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे, तो आंसर इसका एक ही आएगा, यानी कि आउटपुट इसकी एक ही बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी वी कैन सिंप्लीफाई अ लॉजिक सर्किट यूजिंग डैश डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। इसका राइट आंसर है लॉजिक कन्वर्टर। ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 थी, वो आप लोग डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई थी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप एक दफ़ा उसको भी पेपर से पहले दोबारा देखना, आपको पेपर में उस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा लॉन्ग। तो अगर आप लोग वो देख लेंगे तो आपका जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद डैश इज यूज टू जनरेट अ स्क्वायर वेव पल्स, तो इसका राइट आंसर क्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू ड्रा अ लॉजिक सर्किट फॉर बूलियन एक्सप्रेशन ए बी बार प्लस सी हाउ मैनी गेट्स आर यूज। अब देखें जी सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए और बी का हमारे पास वैल्यू है जी ए और बी का बार। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का बार यूज़ हो रहा है हमारा, उधर क्या यूज़ होगा हमारा, वहाँ पे यूज़ होगा नोट गेट। उसके बाद ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड गेट। तो हमारे पास कितने हो गए सर्किट, 2 गेट यूज़ हो गए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है जी प्लस सी। पहले हमने बी का नोट लगाया, ए बी का बार लेने के लिए नोट लगाया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए हमने एंड यूज़ किया। फिर जो इसका आंसर आएगा एंड का, उसके अंदर हम और लगा देंगे, ए बी का बार प्लस सी, और जो प्लस है उसका मतलब और है, तो इसलिए हमारे पास 3 गेट यूज़ होंगे, एंड और नोट, ये 3 गेट हमारे पास इसमें यूज़ होंगे। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरी इज़ यूज टू कन्वर्ट डैश गेट टू डैश वंस, एंड और जो नैंड गेट है उसको और नोर में वो कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम गिवन है, वो हमें इसका आउटपुट पूछ रहा है शायद। तो इसका आउटपुट ये देखें जी, यहाँ पे ए है, यहाँ से ए का बार आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसको बी कह दें तो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने गेट लगाना है इन पे। पहले ये आपस में दोनों होंगे प्लस होंगे, उसके बाद ये आगे सर्कल लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसका नोट लगाना है आपने। अब ये देखें यहाँ पे इसका नोट था और ये नोट के बगैर था, यानी बार के बगैर। जब हम इसको यहाँ से गुजारेंगे तो जो ए था बार वाला वो सिंपल बन जाएगा, और बी बार के बगैर था उसका बार आ जाएगा, ए प्लस बी बार इसका राइट आंसर है। उसके बाद
डैश गेट्स वर्क्स ऑपोजिट टू और गेट, ये हमने पहले भी देखा, नॉर गेट और के ऑपोजिट काम करता है। उसके बाद इफ़ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। अब देखें जी, पहले ए डॉट बी है, हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, फिर प्लस आ गया, उसके बाद ए का बार है, हम वो लेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए और बी, ये हमारे पास 1 आ गया। अब ये देखें जी, 1 का 12 और ये 1 है, इनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को 0 में ऐड किया तो हमारे पास राइट आंसर 1 ही रहेगा। उसके बाद रेड प्रोब वाला ये हमने पहले भी देखा होगा, इसको स्किप कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब ए डॉट बी ये हमारे पास, इसके लिए उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कौन सा गेट यूज़ होगा, तो एंड गेट यूज़ होता है इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड गेट। उसके बाद ये देखें जी, हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है व्हाट विल बी द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन ए गेट लेवल डायग्राम। अब उन्होंने पूछा कि इसका क्या होगा आंसर। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए का बार है, फिर बी का बार है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर प्लस लगा है, इधर मेरे ख्याल से पहले डॉट आना चाहिए था। उसके बाद ये आगे कंप्लीट उसका एक बार है, क्योंकि इसके आउटपुट के ऊपर नोट गेट लगा हुआ है, तो इसका कंप्लीट का बार आ गया। और जब हम इसको बार को अलग अलग करेंगे तो ए का डबल बार हो जाएगा, बी का डबल बार हो जाएगा। ए का हम जब डबल बार लें, ए बार फिर उसका ब्रैकेट बंद करके फिर बार लें। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास पहले ए की वैल्यू थी 1, हमने इसका बार लिया तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब फिर हमने 0 का फिर से बार ले लिया, यानी कि हमने ए का डबल बार लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन था वही दोबारा आंसर आ गया अगर हम डबल बार लेंगे। तो इसलिए दोनों का डबल बार, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारे पास ए प्लस बी जो वो बच जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास राइट आंसर है, ए प्लस बी। उसके बाद हमारे पास है जी डैश इज़ नाउन एज यूनिवर्सल गेट। तो एंड गेट जो हमारे पास यहाँ पे राइट लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है नैंड गेट। ये आप लोग इसको एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लें, तो फाइल के अंदर इसका जो नैंड गेट राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट विल बी द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ए स्टेटेड गेट लेवल डायग्राम। अब देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ये ए आ रहा है, ए का क्या होगा, मोड यानी कि बार होगा, क्योंकि इसके आगे ये देखें जी नोट गेट लगा हुआ है। उसके बाद ये बी आ रहा है, बी का भी बार होगा, ए और बी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये सी है, यहाँ पे फिर सी आएगा हमारा, सॉरी पहले हमारा ए आया, यहाँ पे ए का बार आ जाएगा, फिर बी आया, यहाँ पे बी बार आ गया, फिर यहाँ पे सी आएगा। फिर हम तीनों को आपस में क्या करेंगे, ये हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ए का और जो सी का ये बार आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए जो हमारे पास राइट आंसर है वो ए बार प्लस बी प्लस सी बार आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर जो है टू ऐड टेक्स्ट लेबल इन आवर सर्किट वी ओपन डैश टूल बार, बेसिक टूल बार ओपन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इधर राइट आंसर नहीं लगा हुआ, इसका वैसे जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी ही है, लेकिन एक दफ़ा आप इसको फिर हैंड आउट से वेरीफाई कर लेना। हैंड आउट्स में लेक्चर नंबर 8 पे शायद ये गिवन है, डी मॉर्गन जो है लॉस, उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और एक कोई और तीसरा लॉ। ये 3 लॉ जो इम्पोर्टेंट है शोर्ट के लिए, जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा उसमें, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी तो ये हमने पहले देखा है कि ए बी बार प्लस सी हो तो हमारे पास कितने सर्किट लगेंगे, 3 सर्किट, एक एंड का और एक नोट का। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये भी हमने पहले देख लिया कि अगर जी 0 करना हो हमने तो हम क्या करेंगे, ए को 1, सी को 1, बी और डी को 0। उसके बाद है जी एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा इन्वॉल्व्स। कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहे हैं कि इन्वॉल्व करता है डैश बूलियन वेरिएबल्स।
तो अभी आपको ऊपर मैंने बताया कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, जो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके था, बी डॉट ए के। अब इस वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो हमारे पास कितने जो वेरिएबल्स हैं, दो हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमने पहले देख लिया हुआ है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्विच कैन बी फाउंड इन डैश टूल बार, तो ये बेसिक टूल बार के अंदर, बेसिक के अंदर आएगा स्विच हमारा, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास, ये भी हमने पहले किया हुआ है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद है जी कार्नग मैप, जो के मैप हमारा है, साइज 2/2 कैन बी यूज टू मैप आर डैश इनपुट बूलियन एक्सप्रेशन, तो ये 2 होगा इसका राइट आंसर। नहीं सॉरी 2 नहीं है, ये देखिए 2/2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, या फिर ऐसे करें 2 की पावर 2 ले लें तो फिर भी हमारे पास आंसर 4 आएगा, तो इसका राइट आंसर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डैश गेट विद द बबल एट द आउटपुट नाउन एज नैंड गेट। अब हम एंड का जब लेंगे बार तो वो हमारे पास नैंड बन जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर एंड गेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डैश इज़ नोन एज यूनिवर्सल गेट नैंड गेट, हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टर, जो बेसिक के अंदर आ गया, ये भी हमने कर लिया हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखें जी ए प्लस बी इधर आ जाएगा ए बार डॉट बी बार, या फिर ये वाला है, दोनों का जब हमारे पास बार होगा ए का भी बी का अलग अलग से, तो फिर जब हम ब्रैकेट के बाहर एक और बार लगाएंगे दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे इधर वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आप लोग इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। उसके बाद द डैश गेट ए वर्क्स ऑपोजिट टू और गेट, नोर गेट और के ऑपोजिट काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 50% हमने पहले भी किया हुआ है। ये जो इसके पेपर में इसी तरह के सिंपल जो हैं क्वेश्चन आएंगे आपको, तो MCQs बहुत इजी हैं, आप लोग इसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी a logic circuit having 2 input A and B can have dash different input combinations। तो मेरे ख्याल से ऊपर जो हम कह रहे थे क्वेश्चन पूरा नहीं है, वो यही वाला था कि अगर हमारे पास 2 हों इनपुट A और B, तो उसके कितने डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसके अब देखें जी 2 हैं, तो यहाँ तो दोनों 1 1 हो सकते हैं, या 1 0 1 1, या फिर 0 1, या फिर दोनों 0। तो इसके डिफरेंट जो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये देखें जी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ दोनों क्या होंगी, ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स होंगे, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द विच डाटा टाइप फॉर द फॉलोइंग विल टेक ए लेसर स्पेस इन मेमोरी। मेरे ख्याल से ये CS201 प्रैक्टिकल का इसमें ऐड कर दिया हुआ उन्होंने, तो इसको आप लोग छोड़ दें, ये भी 201 प्रैक्टिकल के हैं जी। ये देखें जी CS201 प्रैक्टिकल के इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जो है CS302 का हम सिर्फ वही देखेंगे। अब देखें जी देयर आर डैश सेल्स इन 5 वेरिएबल का ए के मैप आप लोगों ने मिड में पढ़ा होगा। इसको कैसे फाइंड करते हैं कि कितने सेल्स हैं, 2 की पावर लेंगे जितना भी उसका वेरिएबल होगा, 2 की पावर 5 लिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 32। तो इसलिए इसके अंदर 32 जो सेल्स होंगे हमारे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश ए सेल्स। अब देखें जी 4 है, 2 की पावर हमने 4 लिया, 2 to 4, 4 to 8 और 8 to 16 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ईच ग्रुप ऑफ एडजेसेंट मिन टर्म्स ग्रुप साइज इन पावर ऑफ 2 कोरिस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द गिवन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कंसीडर 3 वेरिएबल के मैप, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ वंस। इसके अंदर कितने ग्रुप बनेंगे, पहले एक हमारा ये बनेगा,
उसके बाद ये दूसरा बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक ये दोनों का और एक इन दोनों का। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट जो हैं वो ग्रुप बन जाएंगे इसके। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज़ फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन इन के मैप। के मैप के अंदर हम जो डोंट केयर कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कर्निंग मैप इज एन abstract forms of dash diagram organized as a matrix of scale। तो इसके अंदर जो वेन डायग्राम इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ अ ग्रुप ए डब्ल्यू बार एक्स वाई बार एंड डब्ल्यू वाई रिप्रेजेंट द डैश इन द ग्रुप। तो सम ऑफ मिन टर्म्स है। अब ये सम ऑफ मिड टर्म्स और मैक्स टर्म है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। ये आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है उसके अंदर था, लेक्चर नंबर 9 के अंदर है, शायद 8 या 9 के अंदर। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल के फाइनल में आ सकता है। उसके बाद आप लोगों ने के मैप याद करना है। इसके बाद है इट शुड बी केप्ट इन माइंड डोंट केयर ए टर्म्स शुड बी यूजिंग अलॉन्ग विद द टर्म्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन मिन टर्म्स। उसके बाद ये जी हमारे पास क्वेश्चन जो हैं अब ये रिपीट हो ही जा रहे हैं वही। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको लैब्स के अंदर क्या क्या है। ये फ़ाइल बाकी आप लोगों ने मेरे से लेनी हो तो आप मुझसे ले लेना ये वाली, तो फ़ाइल आपको मैं दे दूँगा। तो इधर से आपने ये सारे MCQs याद करने हैं, तो आपका जो पेपर अच्छा हो जाएगा। कुछ मैं आपको और करवा देता हूँ, थोड़े बहुत जो नियम आ रहे हैं। हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसके अंदर 3 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं। उसके बाद ये छोड़ दें, ये पहले हमने कर लिया होगा, ये सारे छोड़ दें, सही से नज़र भी नहीं आ रहे, वैसे भी हमने ये पहले किए हुए हैं। उसके बाद जी इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज चेक ईच सिग्नल्स आउटपुट ऑफ द आवर सर्किट। 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसका राइट आंसर है। बाकी इसी तरह सारे आप लोगों ने देख लेने हैं जो भी हमारे पास होंगे इसके राइट आंसर। अब दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। सबसे पहले हम करते हैं अब अपनी लैब्स को, इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो लैब जो है 1 से लेकर 16 तक मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे लैब 9 से जो आ गए हैं वो दोबारा एक बार बता दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई है तो इसलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लैब नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर हमें बताया हुआ है जी बिल्डिंग लॉजिक सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। इसका आपने ये गेट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने ये याद करना है कि अगर हमने मल्टीप्लेक्सर बनाना हो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर तो हम वो कहाँ पे जाके डिजिटल के अंदर जाके ये मैक्स में जाके फिर आगे हमारे सामने इस तरह के टू ए ओपन होगा बॉक्स, उसमें से हम वर्जन सेलेक्ट करेंगे कौन सा वर्जन हमें बनाना है। जो भी वर्जन बनाना होगा उसको सिलेक्ट करके जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह एक डायग्राम बनी आ जाएगी। तो पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल वाला आएगा, यहाँ पे के मैप और यहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लैब जो है हमारे पास लैब 10, इसके अंदर भी वही है जी, सिर्फ आपने ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि 2 to 4 लाइन डिकोडर है, इसके अंदर क्या क्या था, हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सारा कुछ आपके हैंड आउट्स में गिवन है। सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन देख लें, नंबर ऑफ़ इनपुट्स क्या है, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स क्या है, ये सारा कुछ आपने देखना है। बाकी जो सर्किट्स हैं ये वाले इतने बड़े पेपर में नहीं आते होते। जो लैब 11 है इसमें तो सिर्फ एक सर्किट गिवन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लैब 12 है, इसमें से भी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद लैब 13 है, इसके अंदर गेट्स के बारे में बताया हुआ है। इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ये आप लोग देख लें एक दफ़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जे के फ्लिप फ्लॉप्स है, इनकी सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन, नंबर ऑफ़ इनपुट, नंबर ऑफ़ आउटपुट ये याद करना है। उसके बाद ये लैब 16 है, तो इसके अंदर भी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ख़ास।
अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हमें किस टाइप के आएंगे, क्या कहाँ से हमने प्रिपेयर करने हैं, क्या उनका तरीक़ाकार होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। आइडिया आपको दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप लोगों ने ये याद करना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए हम गिवन एक्सप्रेशन का जो है डायग्राम बनाते हैं, उसको नैंड बेस में बनाना हो, एंड में बनाना हो, उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, उससे हमने ट्रुथ टेबल किस तरह बनाना है। तो ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को चांस है कि 2-2 भी आ सकते हैं, नहीं तो एक तो लाजमी आएगा हर एक स्टूडेंट को ये वाला। तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद जो असाइनमेंट नंबर 2 थी, वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको उस वीडियो का भी। उसके अंदर आपने देखना है कि अगर हमने कोई सर्किट बनाना हो, वो सेगमेंट वाला कोई था, तो वो कैसे बनेगा, उसकी सारी डिटेल उसके अंदर है। उसके बाद आपको हैंड आउट से बताता हूँ कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें। ये देखें जी, हमारे पास के मैप। ये के मैप आप लोगों ने किया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो ये इसको कर ले। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसके भी 90% प्लस चांसेस हैं कि ये पेपर में आए। आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अब देखें जी, हमारे पास सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द लॉ, रूल्स एंड थ्योरम्स, डू नॉट गारंटीज। अब देखें के मैप क्या है। द कार्निक मैप प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अ कार्निक मैप इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी अरे of an array. K-map can be used simplify expression 2, 3, 4 and 5 वेरिएबल। ये हमारे पास अब गिवन है टेबल 3 वेरिएबल का। इसके 2 तरीके हैं, इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। अब उसके बाद ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर वेरिएबल अगर 3 हो तो उसके अंदर सेल्स कितने होंगे। जितने वेरिएबल होंगे हम उतनी 2 की पावर लेंगे तो हमारे पास उसके सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद इसी तरह हमारे पास ये 4 वेरिएबल के मैप है। उसके बाद 5 है। आपको पेपर में कराया तो 4 वाला ही आएगा। ये आप लोगों ने यूट्यूब से कोई भी वीडियो सर्च कर लें कि कार्निक मैप क्या है, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 5 वेरिएबल वाला। 5 को हम एक दफ़ा भी कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको 2 4 के बना के फिर भी इसको कर सकते हैं। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको जो डी मॉर्गन्स लॉ है, आपको वो भी बता दूँ। चैप्टर जो आपका 8 और 9 है वो भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 8 आ गया, चलें जी, ये शुरू हो गया हमारा यहाँ से। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो कुछ गेट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी ये हमारे पास जो है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी आप लोगों ने याद करना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इनको आपने अच्छे से याद करना है। इसके बेस पे फिर आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये भी आप लोगों ने रूल याद रखने हैं। आपको पेपर में वो इस तरह से देगा, वो कहेगा इसको सिंप्लीफाई करें, फिर हमने इसको रूल लगा के इस तरह सिंप्लीफाई करना और ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा B+A। ठीक है जी। उसके बाद ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों को याद करना है। डी मॉर्गन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेरिएबल्स। देखें जी, हमारे पास सबसे पहले इन सब का एक मोड है। उसके बाद जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो प्लस जो मल्टीप्लाई में चेंज होगा और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको अलग अलग करेंगे तो लास्ट में हमारे पास इस तरह ये सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको कर लेना है। उसके बाद ये भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं इस तरह का, उससे आपको कहेंगे कि लॉजिक कन्वर्टर के अंदर जाके या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर डिफरेंट गेट को यूज़ करते हुए ये वाला आपने सर्किट बनाना है। तो ये आपका सिंपल है, पहले आप A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर आप लगाएंगे एंड गेट, ये हमारा एंड आ गया। उसके बाद हम B और C को प्लस करेंगे, पहले ये और गेट्स इनको हमने प्लस किया। उसके साथ फिर A को हमने, ये देखें A वाली लाइन आ रही ना यहाँ से इधर, इसको अटैच करके हमने आपस में यहाँ पे फिर एंड गेट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, B और C की लाइन एक लेंगे, उसके बाद C को एक बार फिर लेंगे, B को एक बार फिर लेंगे, ये B आया यहाँ से,
इनको आपस में एंड गेट लगा देंगे और बाद में लास्ट पे सब आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे जिससे ये तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो सिंपल सा काम था, इस तरह का भी आपको आ सकता है, छोटा सा भी। नेक्स्ट आपने ये याद करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फार्म और जो प्रोडक्ट ऑफ सम फार्म है ये क्या है, आपस में दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद चैप्टर 9 है हमारे पास, इसके अंदर भी आप लोगों ने जो इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन है ये आपने याद करने हैं कि किस किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या क्या हमारे पास आंसर आएगा। अब देखें सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, आप कैसे कोई एक एक्सप्रेशन दे देंगे उठा के, कहेंगे इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपने फिर वो जो रूल हैं वो लगा के इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अलावा कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आपको एक दो चीज़ें और बता दूं, ये वाली हाफ हेडर एंड फुल हेडर, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकती है डायग्राम कि हाफ हेडर की डायग्राम बनाए, फुल की बनाए, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट कितने हैं, आउटपुट के नंबर ऑफ़ आउटपुट कितने हैं, इसके अंदर कितनी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स कितनी हैं, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद अबील एक्सप्रेशन है एक हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके जो साइंस हैं MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नोड का साइन कौन सा है, एंड का कौन सा है, और का कौन सा है, एक्स और का कौन सा है। उसके बाद जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा उसके अंदर तो आपको सारे की सारे ही डायग्राम्स आएंगे। वो भी आपको एक दो बता देता हूँ। ये देखें जी, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है ना, जे के फ्लिप फ्लॉप्स विद एसिंक्रोनस प्रेजेंट एंड क्लियर इनपुट। पेपर में आपको ये स्टेटमेंट दी होगी। जो थ्योरी वाला है, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे हम, थ्योरी की बात कर रहे हैं, उसमें आपने ये डायग्राम पूरी बनानी होगी। आप इसको एज इट इज़ याद कर लें, इसको MS पेंट पे बना लें, वर्ड पे बना लें और उसका स्क्रीनशॉट फिर लेके आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल का था वो यही था, जो आपको मैंने MCQs करवा दिए हैं ये आप कर लें। उसके बाद जो लैब्स की पहली वीडियो वो देख लें, और जो लैब्स 8 से लेके 16 तक है, 9 से लेके 16 तक, इनमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग में आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसका एक क्वेश्चन ये वाला ये आपने करना है अच्छे से। उसके बाद के मैप करना है, उसके बाद आपने रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद वो जो लाज हैं, तो बस यही आप चंद चीज़ें कर लें तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका 40 मार्क्स का पेपर होगा और कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि इसमें पास कितने वाला होगा। अब अगर आप इसमें 20% भी लें तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके असाइनमेंट्स में और क्विज़ेस में मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आप 20% लेके पास हो सकते हैं, क्योंकि हमारा 40% मिला के असाइनमेंट और क्विज़ उसका बनता है रिज़ल्ट। अगर आपके 30% उनमें हैं तो 20% आप पेपर में लें तो आप 50% लेके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके असाइनमेंट क्विज़ेस में मार्क्स कम हैं तो फिर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई समझ नहीं आई तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से रब्ता करें, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो भी वीडियो बन जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।